आज हम क्लास 11 की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो यूनिट और मेजरमेंट्स में हमें यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए, डायमेंशंस क्या होती हैं, मेजरमेंट में कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आता है। तो यही सब डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। जितनी भी क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है वो सब हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। तो यानी लेंथ, किसी चीज की लेंथ हम बता सकते हैं तो वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। मास मेजर किया जा सकता है, टाइम मेजर कर सकते हैं, किसी की स्पीड को मेजर किया जा सकता है, करंट जो हमारे घर में आता है वो मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर किया जा सकता है। ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। जितनी भी क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं वो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। अब मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या होता है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, देखिए। एग्जाम्पल मान लीजिए किसी इंसान की हाइट 107 सेंटीमीटर है, ठीक। तो 107 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, और सेंटीमीटर क्या है, इसकी यूनिट। तो यानी मैग्नीट्यूड क्या बताता है कि वो अमाउंट कितना है, और सेंटीमीटर यानी कि जो उसकी यूनिट है वो क्या बताएगी, वो चीज किस चीज में मेजर की गई। तो यानी कि सेंटीमीटर हमें क्या बता रहा है कि यहाँ लेंथ की बात कर रहा है, ठीक। तो इससे हमें ये मालूम चल जाएगा कि ये किसी चीज की लेंथ है, ठीक। जैसे मान लीजिए 50 इंच किसी चीज की हाइट है या लेंथ हो गई, या और एक 120 सेंटीमीटर है किसी चीज की लेंथ। तो एक तो लेंथ ये है, दूसरी ये है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किसकी लेंथ ज्यादा है किसकी कम। इसको बताने के लिए हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड देखेंगे, फिर यूनिट देखेंगे। अब देखिए 50 लिखा है और 127 लिखा है, दोनों में से ज्यादा क्या है, ज्यादा तो ये है, ठीक। तो अगर ये ज्यादा है तो एक हिसाब से तो इसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए, इसकी लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। मगर यहाँ पे इंच लिखा है और यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, और हमें ये मालूम है कि 1 इंच बराबर होता है लगभग 2.5 सेंटीमीटर के। 1 इंच लगभग 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो उस हिसाब से इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 127 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी इन दोनों की लेंथ या हाइट दोनों सेम है, ठीक। तो किसी भी दो वैल्यू को कंपैरिजन करने के लिए हमें उसकी यूनिट सेम लेनी पड़ेगी, तभी हम बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी हम उन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। यूनिट का यही काम होता है कि या तो वो हमें ये बताए कि वो चीज किसमें मेजर की गई है, और दूसरा कंपैरिजन करने में इसकी आसानी होती है, ठीक। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं ये हमें मालूम हो गया। अब ये कितनी टाइप की होती हैं, ये 2 टाइप की होती हैं, एक बेस क्वांटिटी, दूसरी ड्राइव क्वांटिटी। अब बेस क्वांटिटी क्या होती है, ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, अभी हम देखेंगे। बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती है। बेस क्वांटिटीज से ही मिलकर ड्राइव क्वांटिटी बनती है। तो 7 बेस क्वांटिटी हैं जिनसे मिलकर ड्राइव क्वांटिटी बनती है। तो अब 7 कौन कौन सी है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके सिंबल क्या है, लेंथ का सिंबल L होता है, मास का M, टाइम का T, इलेक्ट्रिक करंट I होता है इसका सिंबल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट L होता है, टेम्परेचर का सिंबल T है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का N। इनकी यूनिट्स क्या है, लेंथ मीटर में मेजर किया जाता है तो मीटर इसकी यूनिट है, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट A से यानी A एम्पियर, एम्पियर इसकी यूनिट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट CD मतलब कैंडिला इसकी यूनिट है, टेम्परेचर K मतलब केल्विन इसकी यूनिट है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल इसकी यूनिट होगी। तो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल आता है केमिस्ट्री में। इन्हीं क्वांटिटीज से मिलके ये क्वांटिटीज बनती हैं, इसीलिए इनको ड्राइव क्वांटिटी कहा जाता है। स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। स्पीड का फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किसमें मेजर किया जाता है, लेंथ में, और टाइम का T ही है, ठीक। टाइम तो टाइम में ही मेजर होगा। तो लेंथ और टाइम के कॉम्बिनेशन से, लेंथ और टाइम के कॉम्बिनेशन से स्पीड का फॉर्मूला बना, तो इसीलिए ये ड्राइव क्वांटिटीज में आएगा। लेंथ और टाइम के कॉम्बिनेशन से स्पीड का फॉर्मूला बना, तो इसीलिए ये ड्राइव क्वांटिटी। 2 बेस क्वांटिटी से मिलकर एक क्वांटिटी बनी, इसीलिए इसको ड्राइव क्वांटिटी कहेंगे। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ में मेजर होगा, टाइम T में ही, तो यानी वो भी क्या है, ड्राइव क्वांटिटी हो गया। फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। द
द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी में कितना चेंज है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या हो रहा है, ये भी एक ड्राइव क्वांटिटी है, तो इसी ड्राइव क्वांटिटी से जब ये क्वांटिटी हम बनाएंगे तो वो भी ऑटोमेटिक ड्राइव क्वांटिटी होगी। तो इसीलिए इसको ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं और ये बेस क्वांटिटीज होती हैं। इसके बाद हम एसआई सिस्टम के बारे में, पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई, 11th कॉन्फ्रेंस, जो 1960 में हुई। वो कॉन्फ्रेंस क्या थी, वेट और मेजरमेंट के ऊपर वो कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें तय ये हुआ कि एक इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया जाएगा, जिस सिस्टम के हिसाब से कहीं भी अगर कोई चीज हमको मेजर करनी है तो वो उस सिस्टम के हिसाब से मेजर की जाए। मतलब जैसे कि मान लीजिए अब इसी एसआई यूनिट सिस्टम के 3 पार्ट बन गए, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस का मतलब क्या, कोई भी चीज अगर मेजर की जाएगी तो उसकी लेंथ सेंटीमीटर में, वेट ग्राम में और टाइम सेकंड में मेजर किया जाए। दूसरा जो सिस्टम है वो क्या है, एफपीएस। लेंथ फुट में मेजर की जाए, वेट पाउंड में मेजर किया जाए और टाइम सेकंड में। अब फुट अक्सर घर की जब मेजरमेंट होती है तो फुट में की जाती है। पाउंड का इस्तेमाल जब हम केक खरीदते हैं या किसी बेकरी में जाते हैं पेस्ट्री खरीदने के लिए, तो वहां पे अक्सर जो हमें पेस्ट्री या केक मिलता है वो पाउंड के हिसाब से मिलता है, वहां पे केजी सिस्टम अप्लाई नहीं होता है अधिकतर, और टाइम सेकंड में। एमकेएस का मतलब क्या है, ये आखिरी सिस्टम है। इसका मतलब क्या, मीटर में, लेंथ हमारी मीटर में मेजर की जाएगी, वेट हमारा केजी में मेजर किया जाएगा और टाइम हमारा सेकंड में। सबसे पॉपुलर जो सिस्टम है वो यही है, फिजिक्स में सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल होता है, एमकेएस सिस्टम का। मतलब लेंथ हमारी मीटर में मेजर की जाएगी, वेट हमारा केजी यानी किलोग्राम में मेजर होगा, टाइम हमारा सेकंड में। ठीक, सबसे पॉपुलर सिस्टम ये है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, आर द पावर टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। मतलब हमारी जो बेस क्वांटिटी है इन्हीं से मिलके हमारी ड्राइव क्वांटिटी बनती है। तो बेस क्वांटिटीज के जो डायमेंशन होंगे, इन्हीं के डायमेंशन से मिलके हमारी ड्राइव क्वांटिटी के डायमेंशन भी बनेंगे। ठीक, तो बेस क्वांटिटी के जैसे लेंथ का डायमेंशन एल होता है, मास का एम होता है और टाइम का टी। डायमेंशन जब भी हम लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगा देते हैं। ठीक, ये रिप्रेजेंट करता है डायमेंशन को। ठीक है, तो लेंथ का डायमेंशन एल होता है, मास का एम होता है, टाइम का टी। इन्हीं डायमेंशन से हम जो हमारी ड्राइव क्वांटिटी है उनके डायमेंशन बनाना सीखेंगे एग्जाम्पल से। अब हम डायमेंशन फॉर्मूले के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले एरिया का देखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, उसकी साइड का स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसकी साइड का स्क्वायर है तो ये साइड किस में मेजर होगी, लेंथ में। तो यानी कि अब ए स्क्वायर आ रहा है तो यानी इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। अब ये रेक्टेंगल की बात करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ में मेजर करेंगे, ब्रेथ भी जो उसकी होगी वो भी लेंथ ही है। तो यानी यहां भी लिख सकते हैं कि लेंथ का स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि दो लेंथ को मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा, एल का स्क्वायर आ गया। सर्किल के एरिया की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर लिखा है। पाई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है एक। आर स्क्वायर क्या है, आर क्या है, रेडियस लेंथ हो गई, तो आर स्क्वायर दिया तो यहां भी एल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी कि सारे एरिया में क्या आ रहा है, एल स्क्वायर। ठीक, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल होती है। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल होती है। तो यानी यहां हम लिख सकते हैं कि जो डायमेंशन ऑफ एरिया है वो एल स्क्वायर है। डायमेंशन ऑफ एरिया है, डायमेंशन ऑफ एरिया एल स्क्वायर आ रहा है। अब इसको एमएलटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरीके से, देखिए हमने लिखा एम, एल और टी। एम यहां कहीं है क्या, मास इसमें आ रहा है एरिया में, नहीं, तो यहां इसकी पावर हमने कर दी 0। क्या यहां पे एल है, एल स्क्वायर आ रहा है तो एल की पावर हमने कर दी 2। क्या यहां टाइम है, टाइम नहीं है तो टाइम की पावर भी कर दी हमने 0। तो यानी इसका डायमेंशन फॉर्मूला आया है m0 एल स्क्वायर और t 0। ठीक, t की पावर 0। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। अब बात करते हैं हम स्पीड की। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस लेंथ में मेजर होती है और टाइम तो टाइम यानी टी में मेजर हो गया। ठीक,
अब लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल होता है, हमने लिख दिया एल। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, टी, कैपिटल टी, तो टी लिख दिया हमने। अब ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी -1। अब इसको एम एल टी की फॉर्म में बना सकते हैं, इसको बना, ये भी सही है। अब इसको एम एल टी की फॉर्म में हमको बनाना है, तो एम एल और टी। एम यहां है कहीं, नहीं है, मास नहीं है, तो मास की पावर 0। एल की पावर क्या है, 1 है, टी की पावर -1, तो ये एम एल टी की फॉर्म में बन गया। स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी की फॉर्म में बन गया। इसी तरीके से हम वेलोसिटी की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, टाइम तो टाइम ही है, ठीक। अब लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल होता है, एल हमने लिख दिया। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, टी होता है, टी लिख दिया। अब टी नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो एल टी -1। अब इसको एम एल टी की फॉर्म में बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, एम एल टी। मास इसमें कहीं नहीं है तो मास की पावर 0, एल इसमें 1 है, टाइम कितना दे रहा है, -1, तो यानी कि यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1 बन गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला दोनों सेम है, मतलब दो क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले सेम हो सकते हैं, मगर एक क्वांटिटी के दो डायमेंशन फॉर्मूले नहीं हो सकते। दो क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले सेम हो सकते हैं, इन दोनों क्वांटिटी के एक ही डायमेंशन फॉर्मूला आया, मगर एक क्वांटिटी के दो डायमेंशन फॉर्मूले नहीं है, और आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है। एक क्वांटिटी के दो डायमेंशन फॉर्मूले नहीं हो सकते, दो क्वांटिटी का सेम डायमेंशन फॉर्मूला हो सकता है। इसी तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशंस निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास और टाइम की, कि लेंथ को और मास को और टाइम को किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो लेंथ की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले रेंज क्या होती है, लेंथ की रेंज कहां से कहां तक होती है। तो रेंज का मतलब मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम तक, मिनिमम से मैक्सिमम तक की जो वैल्यू होती है वही हमारी रेंज है। तो डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो सबसे छोटा होता है, उसका डायमीटर कितना है, 10 की पावर -16 मीटर। साइज ऑफ यूनिवर्स, सबसे बड़ा, यूनिवर्स तो सबसे बड़ी है, इसका जो साइज होगा वो कितना है, 10 की पावर 26 मीटर, ठीक। तो रेंज क्या बनी है, 10 की पावर -16 से लेके 10 की पावर 26 मीटर तक, ये हमारी रेंज है, किसकी, लेंथ की। अब ये तो रेंज समझ में आ गया। डायरेक्ट मेथड पे आते हैं कि डायरेक्ट मेथड होता क्या है। किसी भी चीज की अगर लेंथ नापनी है तो उसमें डायरेक्ट जितने भी मेथड लगेंगे वो हम बता रहे हैं। एक स्केल को ले लिया हमने, किसी चीज की लंबाई नाप दी, तो स्केल से हमने नाप दी, तो वो है मीटर स्केल। इसकी जो रेंज है वो कितनी है, 10 की पावर -3 से लेके 10 की पावर 2 मीटर तक, ठीक। अब इसके बाद मान लीजिए इससे भी कोई छोटी चीज है, मिलीमीटर से भी कोई छोटी चीज है, तो उसको किससे नापेंगे, वर्नियर कैलिपर से। इसकी रेंज क्या है, 10 की पावर -4 मीटर तक, यानी कि ये इससे भी छोटी वैल्यू नाप सकता है। अब कोई चीज इससे भी छोटी है तो उसको किससे नापेंगे, उसको स्क्रू गेज से नापेंगे। इसकी वैल्यू कहां, मिनिमम वैल्यू क्या है, 10 की पावर -5 मीटर तक, मतलब ये इस वैल्यू तक नाप सकता है। तो 10 की पावर अगर -3 है तो उसके लिए तो मीटर स्केल काम कर देगी। अगर इससे भी छोटी वैल्यू हो तो वर्नियर कैलिपर, और इससे भी छोटी वैल्यू हो तो स्क्रू गेज की मदद से हम नापते हैं। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड तो हमको मालूम चल गए कि हाँ हमने स्केल ली, किसी चीज की लेंथ नाप दी, और ये सब इंस्ट्रूमेंट है, हाँ इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हमने लेंथ को नाप दिया। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, इसमें सबसे पॉपुलर है पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड। अब इस मेथड का काम क्या है, किसी भी स्टार या प्लेनेट की अर्थ से दूरी बतानी है अगर हमको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब कोई स्केल तो लगा नहीं सकते यहां से वहां तक कि हाँ हमने डिस्टेंस नाप दिया, नहीं, तो उसके लिए इस मेथड का इस्तेमाल होता है। तो अब इस मेथड को हम डिटेल में अब देखेंगे। अब हम देखेंगे पैरेलैक्स मेथड क्या होता है। इज डिफाइंड एज द एपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की पोजीशन के हिसाब से जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो उसे ही
पैरेलैक्स मेथड कहा जाता है। मतलब ये मार्कर है, अगर एक आंख बंद करके अगर इस मार्कर को देखेंगे तो ये इसकी डायरेक्शन अलग दिखेगी हमको, पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी। मगर अगर दूसरी आंख से इस आंख को बंद करके हमने इसको देखा तो इसकी पोजीशन अलग दिखेगी। ठीक, तो हमारे ऑब्जर्व करने के तरीके पे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसी को पैरेलैक्स मेथड कहा जाता है। तो अब इसमें है क्या, जैसे मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, ये जो लाइन बनी है ये अर्थ का सरफेस है। इस सरफेस पे एक ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ए पे हमने एक टेलीस्कोप लगा दिया और बी पे हमने टेलीस्कोप लगाया। अब दोनों को इस तरीके से सेट किया कि हमको एक स्टार की इमेज दिखे, मतलब ये स्टार है, इसको दिखाई दे। ठीक, इस तरीके से हमने ये दोनों टेलीस्कोप सेट कर दिए। अब ये एक तरीके का ट्राइंगल बना। ठीक, एक ये एंगल है, एक ये है और एक ये, θ1, θ2 और θ3, 3 एंगल बने। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो यहां से ये दोनों एंगल तो हमको पता लग जाएंगे, अर्थ के सरफेस पे है। तीसरा एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल 180। ठीक, अब ये तो हमको मालूम हो गया, इन तीनों का सम 180 है। अब θ1 और θ2 ये अर्थ के सरफेस पे है, ये दोनों हमको पता लग जाएंगे। तो θ3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे θ1 प्लस θ2, तो हमारा θ3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों एंगल अगर 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास θ3 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसकी डिस्टेंस निकालनी है। अभी तक तो हमारे पास सिर्फ इसका एंगल आया। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये जो ए और बी सरफेस पे था इसको हमने एक आर्क मान लिया, क्योंकि हम सेंटर से ले रहे हैं, अर्थ के सेंटर से ही इसका डिस्टेंस लिया तो इसको क्या मान लिया, आर्क मान लिया। आर्क की लेंथ कितनी मान ली हमने, बी मान लिया। आर्क की लेंथ को हमने बी मान लिया। ठीक है, अब यहां से देखिए ये जो है इस डिस्टेंस को, ये क्या है हो गया, एक सर्किल बन गया और सर्किल का ये क्या है, डी। डी क्या हो गया, रेडियस। ठीक, ए बी क्या है, आर्क हो गई, तो ए बी को हमने बी मान लिया तो आर्क लेंथ हो गया। बी क्या है इसका, रेडियस। ठीक, यानी कि इसका डिस्टेंस हो गया एक तरीके से, टेलीस्कोप से स्टार तक का डिस्टेंस क्या है, डी। थीटा हमने निकाल लिया है। अब इन तीनों को हम फॉर्मूले में रखेंगे। सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रल एंगल का, थीटा इज इक्वल आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ क्या है, बी है, रेडियस क्या है, डी। अब डी क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को इधर भेज दिए तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। तो किसी भी स्टार को अगर हमको पता करना है कि इसकी डिस्टेंस क्या है तो ये हमारे पास फॉर्मूला इसका आ गया। यही पैरेलैक्स मेथड होता है कि ऑब्जर्वर के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो चेंज लगती है, उसी को अपरेंट चेंज कहा जाता है। एक्चुअल चेंज नहीं, वो अपरेंट चेंज है। ठीक, तो यही हमारा पैरेलैक्स मेथड होता है। अब हम देखेंगे एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है। तो इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक एग्जांपल मेरे पास है कि एक्चुअल वैल्यू किसी चीज की 8.5 सेंटीमीटर हमको दिया है, कि जैसे मान लीजिए लेंथ है किसी चीज की। ठीक, अब हमने मेजर किया, उसी चीज की लेंथ मेजर किया तो कितनी आई, 8.3 सेंटीमीटर और 7.249 सेंटीमीटर। दो वैल्यू हमारे पास आई, मेजर हमने किया, हमारे पास दो वैल्यू आई। ठीक, अब इसमें से हमें यह बताना है एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है और प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है। क्या बताना है, एक्यूरेट वैल्यू कौन सी और प्रिसाइज वैल्यू। अब देखिए ध्यान से, एक्चुअल वैल्यू 8.5 सेंटीमीटर है। ठीक, 8.3 या 7.249 इसके आसपास कौन सी वैल्यू आ रही है एक्चुअल वैल्यू की, ये वैल्यू 8.3। तो ये वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है। कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट हुई, तो यानी 8.3 वैल्यू एक्यूरेट है ज्यादा एज कंपेरिजन टू 7.49 सेंटीमीटर। ठीक, मगर प्रिसाइज कौन सी सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू ये वाली है, 7.249 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट तक जा रही है, तो इसीलिए डेसिमल के जितना बाद तक जा रही है वो उतनी ही प्रिसाइज हो जाती है। तो ये वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है मगर एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट कौन सी है, ऊपर वाली वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू इसके आसपास की है। ठीक,
अब हम देखेंगे एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो एक ट्रू वैल्यू होती है और एक मेजर्ड वैल्यू होती है, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है वही एरर है हमारा। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में देखिए 8.5 सेंटीमीटर है, ये ट्रू वैल्यू है हमारी, और हमने जो मेजर किया वो 8.3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर एरर हमको निकालना है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो एरर आया 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर इसका एरर आ गया। ठीक, तो अब ये एरर कितने टाइप के होते हैं? एरर दो टाइप के होते हैं, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर में 3 टाइप होते हैं। ठीक, एरर के 2 टाइप, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर। और जो सिस्टमैटिक एरर होता है इसके 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक और पर्सनल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ गड़बड़ है तो वो हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक, कोई भी हमको एक्सपेरिमेंट नहीं आता है सही से, ठीक, या कोई इंस्ट्रूमेंट चलाना नहीं आता है, उसके बाद हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गलती आएगी, तो वही हमारा इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक होता है। ठीक, पर्सनल एरर में क्या होता है? पर्सनल एरर में मान लीजिए हमारा फोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो ये सब किसमें आता है? पर्सनल एरर में। ठीक, अब देखेंगे रैंडम एरर क्या होता है। रैंडम एरर का मतलब कोई भी चीज जो हमारे बस में नहीं, अचानक से वो हो जाए तो उसी को रैंडम एरर कहते हैं। जैसे टेम्परेचर है, अचानक से बढ़ गया, हम कोई टेम्परेचर नाप रहे हैं और अचानक से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? वहां हमारी मिस्टेक आ जाएगी। तो वो एक वोल्टेज है, कहीं पे अचानक से कम ज्यादा हाई वोल्टेज आ गया, हम करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, वोल्टेज अचानक से हाई हो गया तो करंट की वैल्यू सही नहीं आएगी। तो एक तो ये अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ठीक, कुछ भी हो सकता है, तो वो सब किस में आता है? रैंडम एरर में आता है। एक्सेट्रा कई रीजन हो सकते हैं इसमें। तो यही हमारा एरर का टॉपिक था। अब देखेंगे इसके आगे का। अब हम देखेंगे लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट किसे कहते हैं? मिनिमम वैल्यू दैट एन इंस्ट्रूमेंट मेजर। जो हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे स्केल हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी कैलकुलेट करने की, वही हमारा लीस्ट काउंट होता है। जैसे यहाँ पे एक स्केल है, 0 से 1 सेंटीमीटर तक बना, ठीक, इसमें ये जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं ये क्या है? मिलीमीटर बताती हैं। तो मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर से छोटी वैल्यू ये नहीं नाप सकता, तो इसीलिए लीस्ट काउंट, इस स्केल के लिए लीस्ट काउंट क्या होगा? इसके लिए लीस्ट काउंट होगा 1 मिलीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखेंगे लीस्ट काउंट एरर क्या होता है। लीस्ट काउंट हमको मालूम चल गया, अब लीस्ट काउंट एरर देखेंगे क्या है। इज द एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में जो रेजोल्यूशन आएगा उसको कितना मतलब जूम कर सकते हैं, वही हमारा वो लीस्ट काउंट एरर होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये 0 से लेके 2 सेंटीमीटर तक की एक स्केल बना दिया हमने बोर्ड पे, ठीक है। अब इस पे एक पेन की लेंथ नापे हम, तो वो 0 से लेके इस पॉइंट तक आई, ध्यान से देखिए, इस पॉइंट तक कहां पे आ रही है? ये इसके बीच में कहीं आ रही है। तो हम क्या लेंगे? 1 यहां है तो 1.5, 6, 7, 8, या तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 1.8 सेंटीमीटर, पर ये एक्यूरेट नहीं है, इसके आगे आ रही है कहीं इसकी लेंथ, तो या तो हम 1.8 सेंटीमीटर लिखें या 1.9 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में कहीं इसकी एक्चुअल लेंथ आएगी, मगर हम वो लिख नहीं सकते क्योंकि इससे ज्यादा ये इंस्ट्रूमेंट नहीं मेजर कर पाएगा। ठीक, तो ये रिजोल्यूशन इसकी यहां खत्म हो जाएगी। तो यही हमारा लीस्ट काउंट एरर होता है। ठीक, अब ये टॉपिक खत्म, इसके बाद हम देखेंगे आगे की टॉपिक। अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका डिफरेंस ही एब्सोल्यूट एरर होता है। काफी आसान है, फॉर्मूला इसका क्या है? एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल मॉड ऑफ मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। इनके बीच में मॉड लगा हुआ है, यानी कि अगर कोई निगेटिव साइन आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए मॉड लगाएंगे। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल, एक मेजर्ड वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और एक ट्रू वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। अब इसको इस फॉर्मूले में रखें तो हमारा एब्सोल्यूट एरर क्या आएगा? देखिए
10 माइनस 9। अब इन दोनों में मॉड लगा दिया हमने, ठीक, इनके मैग्नीट्यूड लिखा और मॉड लगा दिया। आंसर कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर क्या है, यही हमारा एब्सोल्यूट एरर हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या है, मेजर्ड वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, ट्रू वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या लिखते हैं, मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, ट्रू वैल्यू क्या है -9, ट्रू वैल्यू 9 सेंटीमीटर। अब इनके बीच में हमने मॉड लगा दिया, तो कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर। अगर ये मॉड नहीं लगा होता तो माइनस आता, इसीलिए ये मॉड लगाया जाता है ताकि वैल्यू जो है हमारी वो पॉजिटिव में आए, ठीक। तो यही हमारा एब्सोल्यूट एरर है। रिलेटिव एरर क्या होता है, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन मेजर्ड वैल्यू। मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन मेजर्ड वैल्यू का रेशियो हमारा रिलेटिव एरर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव एरर इज इक्वल मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन मेजर्ड वैल्यू। एग्जांपल से समझेंगे, हमारे पास मेजर्ड वैल्यू दिया है, हमने दो मेजर्ड वैल्यू ली, एक 10 सेंटीमीटर एक 8 सेंटीमीटर, पिछले वाले एग्जांपल की तरह। अब इनकी जो ट्रू वैल्यू थी वो क्या थी 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर दोनों में। अब इसका हमको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो कितना निकाला, 10 माइनस 9 1 सेंटीमीटर, 8 माइनस 9 1 सेंटीमीटर आ गया। तो एब्सोल्यूट एरर मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू का एरर और मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ठीक, इन दोनों का मीन हमको निकालना है। तो मेजर्ड वैल्यू का मीन किस तरीके से निकाला, दो वैल्यू आई 10 प्लस 8 बाई 2, इसका मीन कितना आया 9। जो हमारा एब्सोल्यूट एरर है इसका मीन क्या आएगा, तो 1 प्लस 1 बाई 2 कितना आ रहा है 1, ठीक। तो यानी कि हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो कितना आया 1 सेंटीमीटर, और मीन मेजर्ड वैल्यू कितनी आई, वो आई हमारे पास 9, ठीक। तो यानी 1/9 रिलेटिव एरर आया। इसको और सॉल्व करेंगे तो 0.1, इस तरीके से इसमें आंसर आएगा, ठीक है। तो यही हमारा रिलेटिव एरर है। अब देखेंगे परसेंटेज एरर क्या होता है। परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर इंटू 100%। अब रिलेटिव एरर कितना आया 0.1 इंटू 100%। अब 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 10%, ठीक। तो 10% हमारा कितना आया परसेंटेज एरर, यही हमारा परसेंटेज एरर है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर का मीन अगर डिवाइड कर दें हम मेजर्ड वैल्यू की मीन से, तो यही हमारा रिलेटिव एरर होगा। और परसेंटेज एरर क्या है, रिलेटिव एरर इंटू 100%, रिलेटिव एरर इंटू 100%, ये हमारा क्या आ जाएगा परसेंटेज एरर। सिग्निफिकेंट फिगर्स are those digit in a number that are known with certainty plus one more digit that is uncertain। मतलब certain और uncertain नंबर के कॉम्बिनेशन को ही significant figures कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल हमने ले लिया 5.6। 5.6 में certain नंबर जो है ये 5 है, और uncertain नंबर पॉइंट के बाद होता है। डेसिमल के बाद जो सबसे लास्ट नंबर होता है वही हमारा uncertain होगा। तो डेसिमल के बाद 6 है तो ये अनसर्टेन नंबर है, और डेसिमल से पहले जो है वो सर्टेन नंबर है। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है, ठीक है। अब रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको कहते हैं, ठीक। इसके 5 रूल होते हैं, इसको हम सीधे एग्जांपल से समझते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है कि ऑल नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें देखिए 3.14 क्या ये नॉन जीरो नंबर है, हाँ ये है, तो ये क्या हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। दूसरा रूल हमको क्या कहता है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो है तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो है तो वो भी नॉन जीरो होंगे। तो यहाँ 2 और 7 नॉन जीरो है, इनके बीच में जीरो है, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल भी हमारा खत्म। तीसरे रूल में क्या कहता है कि नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। नॉन जीरो डिजिट, तो यहाँ 7 और 4 नॉन जीरो डिजिट है,
इसके बाद 0 लगे हुए हैं, तो ये 0 काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट में। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 7 और 4। तीसरा रूल। चौथे रूल में क्या कहता है कि डेसिमल के बाद अगर 0 है, डेसिमल के बाद 0 है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 0 है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं हुए। तो सिग्निफिकेंट क्या है, सिर्फ 9 और 1। तो यहाँ सिग्निफिकेंट क्या है, सिर्फ 9 और 1। आखिरी रूल क्या कहता है कि डेसिमल के बाद अगर नॉन जीरो डिजिट है, डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट है और उसके बाद 0 लगा है, तो वो 0 भी सिग्निफिकेंट होंगे। डेसिमल के बाद 7 1 है, ये नॉन जीरो है, और 7 1 के बाद 0 0 डबल 0 लगे हुए हैं, तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट बन गए। तो यहाँ पे 7 1 0 0 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसके सारे रूल खत्म। इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे।